पिछले एपिसोड में हमने देखा कि रौनक के ये कहने पर कि कशिश के चाचा और चाची आ रहे हैं और बाकी की दिक्कतें काव्या खुद संभाल ले, काव्या अपना सिर हिलाकर वार्ड के अंदर चली जाती है। रौनक काव्या को जाता हुआ देखकर अपना सिर हिला देता है और डॉक्टर के केबिन की तरफ चला जाता है। काव्या जब अंदर आती है तो देखती कशिश बेहोश था और नित्या उसके हाथ को पकड़कर बैठी हुई थी। काव्या नित्या के पास जाकर बोली, नित्या, आपके मम्मी पापा आ रहे हैं, आप घर चले जाइए, मैं यहाँ पर उनके साथ हूँ। नित्या काव्या की बात पर उसकी तरफ देखते हुए बोली, भाभी, भाई को अभी तक होश कैसे नहीं आया? शौर्य नित्या की तरफ देखते हुए बोला, डोंट वरी नित्या, डॉक्टर ने कहा है कि उन्हें 24 घंटे में होश आ जाएगा, तुम परेशान होना बंद करो। नित्या शौर्य की तरफ देखते हुए बोली, ये सब हुआ कैसे और तुम लोगों ने हमें बताया क्यों नहीं? भाई को यहाँ लेकर कौन आया? शौर्य नित्या की बात पर बोला, मुझे तो खुद आज सुबह पता चला तो मैं सीधा यहाँ चला आया, भाई बता रहे थे कि किसी लड़की ने इन्हें बचाया है। नित्या अपना सिर हिलाते हुए बोली, और वो लड़की कहाँ पर है? शौर्य अपने कंधे उचकाते हुए बोला, मुझे नहीं पता। काव्या शौर्य की बात को सुनते हुए नित्या से बोली, हम उस लड़की को ढूंढकर उसे थैंक यू कह देंगे, लेकिन उससे पहले आपको घर जाना चाहिए। नित्या अपना सिर हिलाते हुए बोली, मुझे नहीं जाना, मैं यही भाई के साथ रहूंगी, आप घर चले जाए। काव्या अपना सिर नहीं में हिलाकर बोली, मैं यहीं पर रहूंगी। नित्या काव्या से और आगे जिद नहीं करती, जिस पर काव्या कहती है, मैं आपके लिए कॉफी लेकर आती हूँ। नित्या अपना सिर हिला देती है तो काव्या कॉफी लेने के लिए चली जाती है। इसी अस्पताल के कॉरिडोर के एक वीआईपी रूम में शेखर जी भी एडमिट थे। काव्या कॉफी लेकर जब आगे आती है तो लिफ्ट के सामने सुधांशु से टकरा जाती है। काव्या 2 कदम पीछे होकर बोली, आई एम सॉरी, गलती। ये कहते हुए काव्या की आवाज उसके गले में ही अटक जाती है। सुधांशु एक नज़र काव्या को देखने के बाद फिर से अपना फोन देखते हुए वहां से आगे की तरफ चला जाता है। काव्या सुधांशु के इग्नोर करने पर एक गहरी सांस लेती है और कशिश के वार्ड की तरफ चली जाती है। ओबरॉय कंपनी सम्राट किसी गहरी सोच में खोया हुआ बैठा था, तभी उसके केबिन के दरवाजे पर कोई खटखटाता है। सम्राट बिना किसी पर ध्यान दिए बोला, कम इन। सम्राट के इतना कहते ही एक लड़की जिसने व्हाइट शर्ट और नीचे ब्लैक पैंट पहन रखा था अंदर आती है और सम्राट के सामने उसे ग्रीट करते हुए कहती है, गुड मॉर्निंग सर। सम्राट अपना सिर उठाकर उसे देखते हुए बोला, मिस प्रिया वर्मा, हाफ एन आवर लेट, मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए, मेरे साथ काम करना है तो टाइम का पक्का होना जरूरी है। प्रिया अपना सिर झुकाकर धीरे से बोली, आई एम सॉरी सर, मैं अपने टाइम पर ही आई थी, आईडी कार्ड एंड आपका स्केड्यूल बनाते हुए मुझे थोड़ा लेट हो गया। सम्राट अपना सिर हिलाकर बोला, तो मेरा शेड्यूल? प्रिया सम्राट को उसका शेड्यूल बताने लगती है। पूरा शेड्यूल सुनने के बाद सम्राट बोला, 2 दिन की सारी मीटिंग पोस्टपोन करो। प्रिया सम्राट की बात पर बोली, मैंने आपके 2 दिन का शेड्यूल पहले ही पोस्टपोन कर दिया है सर, लेकिन अभी आपको मीटिंग के लिए चलना होगा। सम्राट प्रिया की बात पर सीधा अपने केबिन से बाहर चला जाता है। प्रिया पीछे से सम्राट को जाता हुआ देखकर हल्का मुस्कुराकर बोली, थैंक गॉड, पहले ही दिन मैंने मिस्टर ओबरॉय के काम को अच्छे से संभाल लिया, थैंक यू सो मच राघव। इतना कहते हुए प्रिया मुस्कुराती है और जल्दी से सम्राट के पीछे कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ चली जाती है। राजीव का केबिन। राजीव पिछले 3 दिनों से परेशान सा बैठा हुआ था। ना वो किसी को अपना प्रॉब्लम बता रहा था और ना ही खुद उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहा था। तभी राजीव के केबिन का दरवाजा कोई खटखटाता है। राजीव खोए हुए आवाज में कहता है, आ जाओ। राजीव के इतना कहते ही एक लड़की अपने हाथों में कुछ फाइल लिए अंदर आती है और राजीव को ग्रीट करते हुए कहती है, गुड मॉर्निंग सर। राजीव अपना सिर उठाकर सामने खड़ी लड़की की तरफ देखता है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं और वो कुर्सी पर गिरते गिरते बच जाता है। राजीव के रिएक्शन पर वो लड़की थोड़ा हैरान होकर बोली, व्हाट हैपेंड सर? राजीव अपनी आंखें बड़ी करके बोला, तुम। वो लड़की राजीव के रिएक्शन को इग्नोर करते हुए बोली, हेलो सर, मैं आपकी नई पर्सनल असिस्टेंट हूं, मेरा नाम रिद्धिमा जायसवाल है। राजीव हैरान भरी नजरों से अभी भी रिद्धिमा को देख रहा था। रिद्धिमा राजीव को कुछ भी ना कहता हुआ देखकर बोली, सर आपका स्केड्यूल मुझे आपको बताना है और अभी आपका मिस्टर ओबरॉय के साथ कॉन्फ्रेंस रूम में आए क्लाइंट के साथ मीटिंग है। राजीव रिद्धिमा की बात का कोई जवाब नहीं देता, वो तो बस रिद्धिमा को एकटक देखे जा रहा था। रिद्धिमा को अब थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था, जिस कारण रिद्धिमा थोड़ी तेज आवाज में कहती है, सर कॉन्फ्रेंस रूम में आपका मीटिंग है। रिद्धिमा के तेज आवाज पर राजीव होश में आता है और अपना सिर हिलाते हुए कहता है, ओके, मैं जा रहा हूं।
इतना कहकर राजीव जल्दी से उस केबिन से ऐसे भागता है जैसे रिद्धिमा उसे केबिन की बॉस हो और राजीव उसका असिस्टेंट हो। रिद्धिमा हैरानी से राजीव को जाता हुआ देख अपने कंधे उचका देती है और उसके पीछे कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ चली आती है। इन्फिनिटी मॉल अदिति, विप्लव, विक्रम और शोभित शॉपिंग पर आए हुए थे। शोभित अपने लिए सूट देखते हुए कपड़े बदल बदल कर अदिति और विप्लव के सामने आ रहा था, क्योंकि दोनों फिलहाल के लिए होस्ट बने हुए थे और उनके हाथों में ढेर सारे चिप्स के पैकेट थे जिन्हें दोनों साथ में खा रहे थे। शोभित एक ग्रे ब्लैक कस्टमर सूट पहनकर सामने आता है तो अदिति शोभित को एकटक देखने लगती है क्योंकि वो काफी हैंडसम लग रहा था, लेकिन विप्लव शोभित को देखते हुए कहता है, बोरिंग लग रहे हो भाई। विप्लव की बात सुनकर अदिति एक नजर विप्लव देखने के बाद शोभित से बोली, वापी बिल्कुल सही कह रहा है सीनियर, कुछ अच्छा सा पहनिए ना, आप कितने बोरिंग लग रहे हो। शोभित एक गहरी सांस लेकर फिर से बदलने जाता है, जिस पर विप्लव कहता है, कुछ अच्छा सा पहन कर आइएगा, सगाई कल है, एक हफ्ते बाद नहीं जो आप आराम से हाथ पैर चला रहे हो। शोभित विप्लव को घूर कर देखता है और फिर से चेंजिंग रूम की तरफ चला जाता है। कुछ देर बाद शोभित एक ब्लैक 3 पीस बिजनेस सूट पहनकर आता है जिसमें डायमंड ब्रूच लगा हुआ था। शोभित एक मॉडल की तरह घूम घूम कर उन दोनों को कपड़े दिखाने लगता है। विप्लव फिर से कुछ कहता उससे पहले ही विक्रम चिढ़ते हुए कहता है, अब बस भी करो यार, शादी के समय जितना करना है कर लेना, सगाई है, मैं तो बनियान और निक्कर में करूंगा। अदिति विप्लव की तरफ देखते हुए बोली, वापी सीनियर अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छा है, इसको ही डन करते हैं ना, मेरे चिप्स खत्म हो गए। अदिति की बात पर उसके हाथ की तरफ देखता है जिसमें चिप्स के पैकेट खत्म हो गए थे। विप्लव अपना सिर हिलाते हुए बोला, ठीक है, हम इसे ही डन करते हैं, मैं हम दोनों के लिए कुछ अच्छा सा खाने को लेकर आता हूँ। इतना कहकर विप्लव वहां से अपने और अदिति के लिए कुछ स्नैक्स लेने के लिए चला जाता है। शोभित विप्लव के जाने के बाद विक्रम की तरफ देखते हुए बोला, आप भी अपने लिए कपड़े देख लीजिए और मैं कोकून के लिए कपड़े देखता हूँ। विक्रम शोभित की बात पर अपना सिर हिलता है और अपने लिए कपड़े देखने चला जाता है। विक्रम के जाने के बाद शोभित अदिति के सामने आकर बोला, मुझे परेशान करने में तुम्हें बहुत मजा आता है, नहीं? अदिति मासूम सा चेहरा बनाकर बोली, मैंने कहा परेशान किया, सगाई तो एक बार होती है ना, तो कुछ अच्छा सा पहनना चाहिए, आप सच में बोरिंग लग रहे थे। शोभित अदिति के हाथ को पकड़कर बोला, चलो, तुम्हारे लिए मैंने एक बहुत खूबसूरत सा गाउन देखकर रखा है। अदिति शोभित की बात पर बोली, नहीं, मुझे लहंगा पहनना है, मुझे गाउन नहीं पहनना है। शोभित अदिति की बात पर बोला, कोकून, तुम लहंगा नहीं संभाल पाओगी। अदिति मुंह बनाते हुए बोली, मैं आपके नखरे संभाल सकती हूँ तो लहंगा क्यों नहीं संभाल सकती, मैं लहंगा पहनूंगी, मैंने कह दिया सो कह दिया। शोभित अपना सिर हिलाते हुए एक शॉप अटेंडेंट को अदिति के कहे हिसाब से लहंगा लाने के लिए कहता है, तो अदिति मुंह बनाते हुए कहती है, मुझे नाम नहीं पता, मुझे बस लहंगा चाहिए, बात खत्म। शोभित एक गहरी सांस लेकर शॉप अटेंडेंट से लहंगा डिजाइन लाने के लिए कहता है, तो अटेंडेंट 5 लहंगे डिजाइन न्यू लॉन्च के लिए आती है। अदिति चेंजिंग रूम में जाकर बदल कर आती है। शोभित सोफे पर बैठा अदिति का इंतजार कर रहा था। शोभित नजरें उठाकर अदिति की तरफ देखता है जिसने ग्रीन कलर का शरारा लहंगा पहन रखा था। शोभित मुंह बनाते हुए रिजेक्ट कर देता है। अदिति फिर से चेंजिंग रूम में चली जाती है। कुछ देर बाद हल्के गुलाबी रंग में डबल लेयर का लहंगा पहन कर आती है, जिसे देखते ही शोभित उल्टी करने जैसा एक्टिंग करता है तो अदिति मुंह बनाते हुए फिर से चेंजिंग रूम में चली जाती है। शोभित दरअसल बदला निकाल रहा था विप्लव और अदिति के अपने साथ किए व्यवहार का। कुछ देर बाद अदिति एक डार्क वाइन कलर का जैकेट लहंगा पहन कर आती है तो शोभित की नजरें उस पर थम जाती है। अदिति घूमकर शोभित को दिखाते हुए बोली, कैसा लगा? शोभित बिना किसी झिझक के बोला, डन। विप्लव जब वहां पर आता है और अदिति को देखता है तो हैरानी से कहता है, बनी यार, तुम क्यूटी पाई से रेड बनी कैसे बन सकती हो, कितनी खूबसूरत लग रही हो, एक सेकंड रुको। इतना कहकर विप्लव अपने हाथ में पकड़ा सारा स्नैक्स शोभित के ऊपर फेंक देता है और अपना फोन निकालकर जल्दी से अदिति की तस्वीरें लेने लगता है। शोभित घूर घूर कर विप्लव को देखने लगता है। अदिति घूम घूम कर पोज देने लगती है तो विप्लव खुश होते हुए कहता है, इस बार मैं तुम्हें अपना मॉडल जरूर बनाऊंगा, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। शोभित से जब बर्दाश्त नहीं होता तब वो अदिति की तरफ देखते हुए कहता है, और भी काम है, चेंज करके आओ। अदिति शोभित की बात पर जल्दी से चेंजिंग रूम की तरफ चली जाती है और विप्लव शोभित से नाराजगी से कहता है, आपने सच में जलनखोर हो, मैं फोटो खींच रहा था ना। शोभित विप्लव की बात पर अपनी आंखें छोटी करके बोला, बेटा, ज्यादा ना फोटोग्राफर बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी होने वाली भाभी है वो।
विप्लव शोभित की बात पर मुंह बनाते हुए बोला, भाभी है तो क्या, हम दोनों दोस्त पहले हैं, मैं उसे भाभी नहीं कहूंगा, मैं तो बनी ही कहूंगा। शोभित विप्लव को घूरते हुए बोला, तुम्हें उसे भाभी कहना होगा। विप्लव जिद में बोला, क्यों? मैं नहीं बोलूंगा, वो मेरी भाभी कैसे होगी, वो मेरी बनी है, मुझसे छोटी है, वो आपके अचानक शादी कर लेने से हम लोगों का रिश्ता नहीं बदलेगा, मैं भाभी नहीं कहूंगा। शोभित विप्लव को घूर कर देखता है और सारे स्नैक्स सोफे पर फेंकते हुए कहता है, खुद जाकर साफ करो। विप्लव शोभित की बात पर मुंह बनाते हुए सारे स्नैक्स के पैकेट उठा लेता है। अदिति कुछ देर में चेंज करके वापस आती है, उसके हाथ में 3 बैग थे जिनमें से उसने 2 सोना और वैशाली के लिए खरीद लिए थे। अदिति शोभित की तरफ देखते हुए बोली, मेरा सारा शॉपिंग हो गया, अब क्या हम घर जा सकते हैं, मुझे भूख लग रही है। विप्लव अदिति के हाथ को पकड़कर बोला, बनी, तुम मेरे साथ जाओगी, चलो। इतना कहकर विप्लव अदिति को अपने साथ लेकर मेन सेक्शन की तरफ चला जाता है, क्योंकि उसे अपने लिए भी कपड़े खरीदने थे। शोभित विप्लव की हरकत पर गहरी सांस लेकर खुद से बोला, कभी कभी मेरा भाई सच में एक जिद्दी बच्चा बन जाता है, क्या करूं मैं इस लड़के का। इतना सोचते हुए शोभित मेन सेक्शन की तरफ चला आता है। उनकी सारी शॉपिंग पूरी होती है, अब ढेर सारे बैग शोभित और विक्रम के हाथ में थे। शोभित सारे बैग को संभालते हुए लिफ्ट की तरफ जाने लगता है कि अचानक किसी से टकरा जाता है, जिस कारण 2 बैग नीचे गिर जाते हैं। शोभित को काफी गुस्सा आ रहा था। शोभित गुस्से में इरिटेट होकर सामने खड़ी लड़की से बोला, व्हाट द हेल। ये कहते हुए शोभित सामने की तरफ देखता है, जहां पर प्रज्ञा खड़ी हुई थी। प्रज्ञा को देखकर शोभित का मूड थोड़ा खराब हो जाता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता। प्रज्ञा शोभित के हाथ में इतने सारे बैग को देखते हुए बोली, कोई फंक्शन होने वाला है क्या आपके घर में, इतनी सारी शॉपिंग। शोभित प्रज्ञा की बात का बिना कोई जवाब दिए गिरे बैग को उठा लेता है और वहां से जाने लगता है, जिस पर प्रज्ञा शोभित के हाथ को पकड़ते हुए कहती है, आप मुझे इग्नोर नहीं कर सकते। शोभित कुछ कहता उससे पहले ही कोई आकर प्रज्ञा के हाथ को शोभित के हाथ से छुड़ा देता है। प्रज्ञा और शोभित अपना सिर घुमाकर देखते हैं तो वहां पर अदिति खड़ी हुई थी। अदिति शोभित के सामने खड़ी होकर प्रज्ञा से बोली, मेरे और मेरे सीनियर की सगाई हो रही है, आंटी। प्रज्ञा अदिति की बात पर अपनी आंखें छोटी करके बोली, तुम होती कौन हो मुझे आंटी कहने वाली। अदिति अपने कमर पर हाथ रखते हुए बोली, आप मुझसे बड़ी हो ना तो आंटी होगी, और मेरे सीनियर का हाथ क्यों पकड़ा आपने। विप्लव भी आते हुए बोला, हाँ हाँ बनी सही कह रही है, आंटी आपने मेरे भाई का हाथ क्यों पकड़ा। प्रज्ञा अदिति और विप्लव को घूरते हुए बोली, मैं और मिस्टर ओबरॉय एक दूसरे को डेट कर रहे थे। अदिति एक नज़र शोभित को देखने के बाद प्रज्ञा से बोली, आंटी झूठ बोले कौवा काटे, सीनियर की मॉम ने आपको डेट के लिए कहा था, इसीलिए सीनियर आपको डेट कर रहे थे, वरना वो तो सिर्फ मुझसे प्यार करते हैं। विप्लव अदिति का साथ देते हुए प्रज्ञा से बोला, बनी बिल्कुल सही कह रही है आंटी, वरना मेरा ब्रो कभी किसी को डेट नहीं करता। प्रज्ञा अपने दांत पीसकर बोली, तुम दोनों अपना मुंह बंद करके रखो, तमीज नहीं है किसी से बात करने की। विप्लव प्रज्ञा की बात पर बोला, आंटी वो तो हमारे संस्कार हैं जो हम सिर्फ आपसे बातें कर रहे हैं, वरना आपकी जगह कोई लड़का होता तो अभी तक हाथ पैर चला चुके होते हम दोनों। प्रज्ञा विप्लव की बात पर दांत पीसते हुए बोली, जरा तमीज से बात किया करो, वरना। विक्रम प्रज्ञा के सामने आकर बोला, वरना क्या मिस सोलंकी। विक्रम को देखकर प्रज्ञा घबरा जाती है। विक्रम अपने कदम थोड़ा सा प्रज्ञा की तरफ बढ़ाकर कहता है, आप धमकी देना काफी अच्छे से जानती हैं, लेकिन किसी को धमकी देने से पहले ये सोच लेना चाहिए कि आप धमकी दे किसे रही है। प्रज्ञा अपने कदम पीछे लेते हुए बोली, आई एम सॉरी। विक्रम सर्द आवाज में बोला, दोबारा कभी इन लोगों की तरफ नजर उठाकर मत देखना, वरना नजर उठाने लायक नहीं छोड़ूंगा मैं आपको, तो निकालिए यहां से। विक्रम की बात पर प्रज्ञा वहां से जल्दी से चली जाती है। शोभित शक भरी नजरों से विक्रम को देखते हुए बोला, वाई वॉज शी सो स्कैर्ड ऑफ यू। विक्रम तिरछी मुस्कान के साथ बोला, भाई जलवा है हमारा ऐसा, अच्छे अच्छे लोग डरते हैं हमसे, बात काफी हो गई, चलो घर चलते हैं, शाम होने वाली है। शोभित विक्रम की बात पर बोला, इस बारे में तो पता लगा कर रहूंगा। विप्लव शोभित की बात पर बोला, खुद की जुबान में तो दही जमा कर रखा था और यहाँ पर विक्रम भाई आ गए, तो आपको फिर भी दिक्कत जा रही है। शोभित विप्लव को घूरते हुए बोला, अपना मुंह बंद करके रखो और चलो, कुछ बैग पकड़ो और गाड़ी में रखो। विप्लव मुंह बनाते हुए शोभित के हाथ से बैग ले लेता है और सभी लोग पार्किंग एरिया में जाकर गाड़ी में सारा बैग रखकर ओबरॉय विला के लिए निकल जाते हैं। सिटी हॉस्पिटल, सम्राट और अमृत हॉस्पिटल आए हुए थे, क्योंकि उन्हें भी पता चल गया था कि कशिश का एक्सीडेंट हो गया है।
सम्राट वहां इसलिए आया था क्योंकि बात काव्या से जुड़ी हुई थी, वरना उसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता कौन जी रहा है और कौन मर रहा है। सम्राट कशिश के वार्ड में आता है तो उसकी नज़र इंद्र मित्तल और उसकी वाइफ रागिनी मित्तल पर ठहर जाती है। वही इंद्र मित्तल का रिएक्शन सम्राट और अमृत को देखकर ऐसा था जैसे उसे सांप सूंघ गया हो। सम्राट कशिश की तरफ देखता है जिसे होश आ गया था और उसके साथ में काव्या वहीं पर खड़ी हुई थी। सम्राट कशिश की तरफ देखते हुए बोला, अपने बारे में ना सही जो तुम्हें चाहते हैं उनके बारे में तो सोचा करो। कशिश सम्राट की बात पर बोला, तुम्हें यहाँ आने के लिए किसने कहा? सम्राट तिरछी मुस्कान के साथ बोला, अब नहीं आता तो बाद में मेरी बहन को टोंट करते, इसीलिए अनफॉर्चुनेटली तुम्हें देखने के लिए आना पड़ा। ठीक हो ना, कोई हाथ पैर तो नहीं टूटा? अमृत कशिश के पास जाकर बोला, अपनी लाइफ इंश्योरेंस तो करवा कर रखी है ना, कम से कम मरने के बाद तो पैसे घर वालों को मिलने चाहिए। काव्या सम्राट और अमृत की बात पर बोली, भाई। अमृत काव्या के सिर पर थपथपाकर बोला, मजाक कर रहा था, तुम ठीक हो ना? कशिश अमृत की बात पर बोला, यहाँ पर जीजा हॉस्पिटल बेड पर लेटा हुआ है और तुम्हें मजाक सूझ रहा है, क्या बात है? सम्राट कशिश की बात पर बोला, तो क्या छाती ठोक कर रोना शुरू कर दें? और वैसे भी कोई महान काम करके तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ नहीं है, दारू पीकर गाड़ी चला रहे थे, तुम्हें किस बात की टेंशन हो गई? कशिश अपनी मुट्ठी मजबूती से बंद करके बोला, तुम दोनों को देखकर मेरा दिमाग खराब हो रहा है, जाओ यहाँ से। सम्राट कशिश की बातों को इग्नोर कर इंद्र मित्तल के सामने आकर बोला, नाइस टू मीट यू मिस्टर मित्तल, वैसे डोंट वरी आपका सौतेला भतीजा बिल्कुल ठीक है। काव्या और नित्या हैरानी से सम्राट की तरफ देखते हैं। कशिश गुस्से में चिल्लाकर कहता है, सम्राट जुबान को लगाम दो। कशिश की बात पर सम्राट उसकी तरफ देखते हुए बोला, मैंने कुछ गलत कहा क्या? लेकिन जहां तक मुझे याद है शिखर अंकल अपने डैड के इकलौते बेटे थे और उनकी सेकंड वाइफ की तरफ से तुम्हारे चाचा जी इंद्र मित्तल पैदा हुए थे। इंद्र सम्राट की बात पर बोला, लेकिन हम दोनों सगे भाई की तरह रहते थे। सम्राट तिरछी मुस्कान के साथ बोला, आंखों का धोखा है मिस्टर मित्तल, कुछ भी हो सकता है। इंद्र सम्राट की बात पर बोला, वैसे मुझे भी नहीं पता था कि काव्या तुम्हारी बहन है, या फिर ये कह सकता हूँ कि ओबरॉय परिवार से जुड़ी हुई है। मुझे लगा था कशिश ने किसी अपने पसंद की लड़की से शादी की होगी, लेकिन उसने तो पारिवारिक रिश्तेदारी को आगे बढ़ाया है। अमृत इंद्र को बुरी तरीके से घूरते हुए बोला, आपको तो पता ही होगा ना मिस्टर मित्तल, पत्थर को आप जितनी ताकत से ऊपर से फेंकोगे वो उसके दोगुने ताकत से आकर आपकी सिर पर गिरेगा, तो आप बस इंतजार करो, अपने किए की सारा फल आपको इसी जन्म में मिलेगा। इंद्र अमृत और सम्राट को बुरी तरीके से घूरने के बाद तिरछा मुस्कुराकर बोला, बच्चे काफी बड़े हो गए हैं और समझदार भी। काफी खुशी हुई ओबरॉय परिवार से एक बार फिर से रूबरू होकर। सम्राट इंद्र की नजरों को इग्नोर कर कशिश से बोला, जल्दी से ठीक हो जाओ, वैसे ज्यादा लगी भी नहीं है तो हो सकता है तुम्हें कल तक डिस्चार्ज मिल जाए। शाम को कल मेरे भाई की सगाई है, पूरे फैमिली के साथ आना है। कशिश बस सम्राट को बुरी तरीके से घूरने लगता है। सम्राट कुछ सोचकर काव्या से बोला, काव्या तुम चलो मेरे साथ ओबरॉय विला, तुम्हारे पति की देखभाल के लिए उसके चाचा और चाची जी हैं, जिनके लिए वो जान छिड़कता है और आंखें बंद करके जो चाहे वो करने को तैयार रहता है। काव्या सम्राट की बात पर बोली, उनको मेरी जरूरत है भाई, मैं कल आ जाऊंगी, आई प्रॉमिस, और थैंक यू सो मच आप यहाँ पर उनसे मिलने आए। अमृत काव्या के सिर पर हल्का सा मारकर बोला, इडियट, अगर इस कशिश की जगह कोई और तेरा पति होता और वो हॉस्पिटल में होता तो भी हम आते, इसलिए थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम हमारी इकलौती बहन हो। काव्या अमृत की बात पर अपना सिर हिला देती है। सम्राट जाने से पहले इंद्र की तरफ देखकर बोला, पागलपन कई तरह के होते हैं, एक सामने वाले को बर्बाद कर खुद को आबाद करना और दूसरा खुद बर्बाद होकर सामने वाले को आबाद करना। इतना कहकर सम्राट अमृत के साथ वार्ड से बाहर निकाल शेखर जी के वार्ड की तरफ चला जाता है, क्योंकि आज उनको डिस्चार्ज मिलने वाला था। कौन है रिद्धिमा जिसे देखकर राजीव की हालत खराब हो रही है? क्यों प्रज्ञा घबरा गई थी विक्रम को देखकर? क्या दोनों का पहले से ही कोई गहरा रिश्ता है या फिर कुछ और ही बात है? इंद्र मित्तल के सामने काव्या की आइडेंटिटी आने के बाद क्या वह काव्या को नुकसान पहुंचाएगा? आगे की कहानी सुनने के लिए बने रहिए।